सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। पाकिस्तान और IMF में 1.5 अरब डॉलर के इजाफी कर्ज के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। IMF के तकनीकी मिशन से ये मुज़ाकरात पायदारी सहूलत के तहत हो रहे हैं जो माहौलियाती मंसूबों के लिए तवीलुल मुद्दती माली मुआवनत फराहम करता है। इस हवाले से पाकिस्तानी गवर्नमेंट कई इकदाम कर रही है। ग्रीन बजटिंग, माहौलियाती अखराजात और कार्बन लेवी पर गौर किया जा रहा है। आइंदा माली साल 2025-26 के बजट में ये इकदाम कैसे होंगे, इन तजावीज़ पर मुज़ाकरात अगले दौर में मुतवक्के हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सब्सिडीज़ पर भी निगोसिएशन की जाएंगी। मौजूदा मुज़ाकराती दौर में वफाकी और सूबाई हुकाम IMF वफ्द को अपने मौसमियाती एक्शंस प्लान्स पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। ये मुज़ाकरात 28 फरवरी तक जारी रहेंगे। अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान ये 1.5 बिलियन डॉलर के लिए क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि जो शर्तें हैं उसके हवाले से भी हम मामला देख रहे हैं। इसी पर बात करते हैं। एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब, पाकिस्तान ने दरख्वास्त दे रखी है 1.5 बिलियन डॉलर सिक्योर करना है और क्लाइमेट लेंडर से, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो उनकी शराइत है उनमें कार्बन लेवी की अगर हम बात कर ली जाए, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करते कार्बन लेवी को कहीं ना कहीं, लेकिन अब गौर करने जा रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इस मामले को? देखिए, हम ना कार्बन लेवी की जो बात है ना, वो इस हवाले से तो बहुत पहले भी बातें हुई थी, लेकिन वो समझते हैं, IMF समझता है कि जिस तरह बाकी लोग इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व में, पाकिस्तान में शायद इसका इतना असर नहीं। देखिए, हम ना अहम बात यह है कि ये जो 1.5 बिलियन डॉलर की आप बात करें, इनिशियल रिपोर्ट तो बता रही है उनकी तरफ से, जो इनकरेजिंग ही लगता है कि वो इसके लिए पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। उनका एक बाकायदा एक विंडो भी है रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तौर पे। तो ये अब आम तौर पे लोग यही समझ रहे हैं कि पैसा मिल जाएगा। कोरोना के दिनों में भी आपको पता है एडिशनल पैसा मिला था हमें इस हवाले से। मेरा ख्याल है जिस तरह भी आपने देखा चंद दिन पहले ही एक हाई ऑफिशियल IMF के, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के साथ जो बजट से रिलेटेड बाकी चीज़ें डिस्कशन में आई थी, जिसका ताल्लुक 7 बिलियन डॉलर का प्रोग्राम था, उस हवाले से वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो अब तक जो जिसको कहना चाहिए पैरामीटर तय किए थे, अहदाफ तय किए थे, उसको बड़ी हद तक पूरा कर रहा है। चाहे एनर्जी सेक्टर है, रेवेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राइवेटाइजेशन है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने हमने एक दफ़ा फिर ये साबित तो कर दिया कि जो आपके साथ चीज़ें यानी IMF के साथ तय हुई हैं उस पर अमल दरामद होगा। तो क्लाइमेट रिलेटेड जो भी मेरा ख्याल है प्रपोजल्स आएंगे, उसके हवाले से जो भी मेरा ख्याल है उनकी इनोवेशन के सिक्योरिटी के, वो उसको डेफिनेटली हुकूमत मेरा ख्याल है लेके आएगी, टेक केयर करेगी सारे। सर, लेकिन ये जो क्लीनर एनर्जी की तरफ जो हमारी ट्रांजिशन होगी, इसमें चैलेंजेस बहुत सारे हैं। इसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, फिर इसमें हम ये देख रहे हैं कि मैसिव फंडिंग और इसमें टाइम और एफर्ट बड़ा रिक्वायर्ड होगा। हम देख रहे हैं कि 10% जो हमारा इम्पोर्टेड ऑयल है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जाता है, उससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो हमारे बच जाएंगे, ये शराइत है तो हमारे उसमें ही जाएंगे फ़ायदे में। लेकिन मामला आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन का, जिसमें जो रुकावटें हैं उसको कैसे दूर किया जाएगा, इसको इंश्योर करना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए कितना चैलेंज होगा? देखिए, हम ना बुनियादी तौर पे तो हमें यही बताया जा रहा है, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो चाहे और अदारे हों, यही कह रहे हैं कि जी क्योंकि हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है। इससे पहले आपने देखा क्लाइमेट चेंज के ऊपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और पाकिस्तान को तो फ्लडिंग और बाकी हवालों से 20 बिलियन डॉलर देने का वादा किया गया था, 2-2.5 बिलियन नहीं मिला था। उस वक्त भी IMF ने थोड़ा बहुत इस हवाले से पैसा दिया था। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये जो इस हवाले से IMF की जो शराइत होंगी, डेफिनेटली वो मेरा ख्याल है तय करेंगे और उसको मेरा हुकूमत जो है ना उसको पूरा करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन गई। अगर ये पैसा नहीं मिलता तो मेरा ख्याल है हमें क्लाइमेट चेंज के हवाले से, ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अभी से आपने कहना शुरू कर दिया है कि 2024 तक पानी के वसाइल हमारे पास हैं, उसके बाद ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से और क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो हम देख रहे हैं, जिस तरह आप बात कर रही हैं, एमिशंस हैं, फिर कार्बन का एक इशू है बहुत बड़ा। तो लगता यही है कि हुकूमत को जो शराइत तय की जाएंगी, कंडीशनैलिटीज़ IMF की तरफ से, मेरा ख्याल है इसको पाकिस्तान पूरी तरह कोशिश करेगा कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर नहीं करते तो हमारे लिए मुश्किलात होगी। अब एक अरसा हो गया IMF का जो प्रोग्राम था, आपको याद है 2006-07 में इनके साथ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, उस वक्त को आप देख लें 11 बिलियन डॉलर का प्रोग्राम था। आप जिन तजावीज़ पे अमल करना था नहीं किया था, तो
4 बिलियन डॉलर, $3.5 बिलियन दिया था, उसके बाद प्रोग्राम को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। ये लेवरेज तो उनके पास हर वक्त है कि वो प्रोग्राम को सस्पेंड कर दें, लेकिन मेरा ख्याल है जो आमना जिस अंदाज से वो ओवरसी कर रहे हैं, जिस अंदाज से आपने देखा आए दिन आके उनके वफूद मिलते हैं पाकिस्तान में, वो हर जगह जाते हैं, फाइनेंस में जाएंगे, स्टेट बैंक जाएंगे, एनर्जी सेक्टर, वो और तो रेगुलेटर जितने हैं उनके पास जाके बैठ जाएंगे, चाहे नेपरा के हैं, बाकी हैं, कि जी आप बताएं आप अपने मामलात कैसे तय कर रहे हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि हमारी ज़रूरत है, हम इन पे शराइत पे हमें डेफिनेटली अमल करना होगा, हम अमल करेंगे और होपफुली ये फंडिंग हमें जो है ना वो मिल जाएगी $1.5 बिलियन की। ठीक है, इत्तेशाम साहब साथ ही रहिएगा। हम अपनी अगली स्टोरी की जाने बढ़ते हैं। ये मई 2010 की बात है जब एक अमरीकी शहरी लेज़लो ने एक ऑनलाइन इश्तिहार के ज़रिए 10,000 क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के एवज़ 2 ऑनलाइन पिज़्ज़े ऑर्डर किए थे। अगर आज के हिसाब से ये देखा जाए तो 2 पिज़्ज़ों की कीमत 40 करोड़ रुपए बनती है, क्योंकि आज एक बिटकॉइन की कीमत $1 लाख के करीब है। इस वक्त पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी की तकरीबन 7,000 के करीब इकसाम गर्दिश में है, जिसके ज़रिए तिजारत से लेकर ऑनलाइन ख़रीदो फरोख्त और दूसरी सर्विसेज हासिल की जाती हैं। और तो और क्रिप्टो कार्ड भी मार्केट में आ गए हैं। इसीलिए वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को क्रिप्टो करेंसी मुतारिफ कराने पर गौर का मशवरा दिया है, क्योंकि आलमी सतह पर क्रिप्टो करेंसी की मार्केट तेज़ी से फैल रही है और इसकी मजमूई मालियत खरबों डॉलर्स तक पहुँच चुकी हैं। बहुत से ममालिक इस नई मालियाती टेक्नोलॉजी को अपनाने पर गौर कर रहे हैं। सबसे बेहतर मिसाल भूटान की है, जिसने क्रिप्टो माइनिंग में नुमाया पेशरफ्त की और इसके बिटकॉइन ज़खायर इसकी GDP का 35% तक पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो कानून की अदम मौजूदगी और रेगुलेटरी रुकावटें इस शोबे की तरक्की में हायल हैं। इस वक्त जब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक क्रिप्टो करेंसी को रिज़र्व के तौर पर इस्तेमाल करने पर गौर कर रहे हैं, वज़ीर ख़जाना की जानिब से स्टेट बैंक को दिए गए मशवरे से उम्मीद की जा रही है कि मुल्क में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से मस्बत पेशरफ्त होगी। एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, इनके साथ साथ हमें साहब ने इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किए। थैंक यू सो मच चौधरी साहब। अभी हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो का बड़ा एक अहम रोल है, ग्लोबली इसकी रिकग्निशन जिस तरह बढ़ चुकी है, जापान हो, US हो, इसके अलावा हम देख रहे हैं यूरोपीय यूनियन भी इस जानिब जा रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड में भी लीगल है। पाकिस्तान में देर आए दुरुस्त आए वाली एक मिसाल है, लेकिन अभी क्रिप्टो करेंसी मुतारिफ करवाना किस हद तक ज़रूरी हो चुका है? पाकिस्तान में वैसे तो इस पर काम हो रहा है, लेकिन इसको लीगल करना और साथ ही साथ वज़ीर ख़जाना की जो स्टेटमेंट है इसको किस तरह से देख रहे हैं, किस हद तक मस्बत पेशरफ्त है ये? जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी जो है ना 2010 में मुझे अभी तक याद है जब ये बिटकॉइन इंट्रोड्यूस हुआ था, तो नॉर्मली उस वक्त जो है ना ये यूज किया जाता था कि जिसमें जो है ना एंड टू एंड एक किस्म का जो पे करने वाला है और रिसीव करने वाला है बिटकॉइन, तो एनोनिमस होता था, उसका पता नहीं चलता था कि कौन है। तो नॉर्मली ये जो पेमेंट्स है ना हैकिंग के हवाले से या दीगर मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज के हवाले से जो है ना बिटकॉइन को यूज किया जाता था, जहाँ पे आइडेंटिफाई ना हो सके कि अमाउंट किसने रिसीव किया। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब इसकी फिर माइनिंग शुरू हुई और थोड़ा सा इसको प्राइवेट सेक्टर ने इसको ऑप्ट करना शुरू किया, खुसूसन मगरबी ममालिक ने, तो उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्रिप्टो करेंसी जो है वो लीगली भी इस्तेमाल होना शुरू हो गई। और अगर हालिया देखा जाए तो एलॉन मस्क और जो डोनाल्ड ट्रंप है ये क्रिप्टो करेंसी के बहुत हामी हैं। जहां तक इसकी कानूनी उसका बात है तो उसमें बहुत सारे ममालिक में क्रिप्टो करेंसी में लेन देन कानूनी है, लेकिन स्टिल इसको स्टेट लेवल के ऊपर जो है वो नहीं ऑप्ट किया गया। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी मुल्क ने जो है ना इसको एज ए अपनी करेंसी के तौर के ऊपर ऑप्ट किया हो या इशू किया हो। अब क्रिप्टो करेंसी में सबसे बड़ा जो रिस्क मुझे नजर आता है वो ये है कि इसके बैक पे जो है ना वो कोई टेंजिबल चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस वक्त मैं ₹5 की बात करूं, डॉलर्स की बात करूं ना, तो उसके बैक पे अल्टीमेटली जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गोल्ड है या कोई भी जो है ना वो और चीज नहीं है इसके अगेंस्ट में। लेकिन क्रिप्टो करेंसी इस हवाले से बड़ी रिस्की है कि इसके बैक एंड पे किसी किस्म का कोई टेंजिबल चीज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो काफी ममालिक में तजारत हो रही है। पाकिस्तान में लोग इसको एज ए करेंसी कम यूज कर रहे हैं, इसको एज ए सट्टा आइटम ज्यादा यूज कर रहे हैं। काफी सारे मैंने लोग देखे हैं जो क्रिप्टो को उसकी ट्रेड हो रही होती है, सॉफ्टवेयर अपने पास जो है उन्होंने वो डाउनलोड किया हुआ होता है और डेली टू डेली ट्रेड कर रहे होते हैं, और जब इसमें सट्टे का एलिमेंट आ जाता है तो माजरत के साथ उसमें मैंने अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में किसी को भी जो है ना वो कमाते हुए नहीं देखा, सिवाय उसके जो खुद जो है ना वो सट्टा
चला रहा था। तो इसमें नॉर्मली ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो तो कमा रही हैं, लेकिन यूजर जो है ना वो इसको बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं समझे। तो इस हवाले से एचसीसीपी का बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, स्टेट बैंक का बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि इसको लीगल वे में और लीगल चैनलाइज इसको किस तरह करती है। और हमारे पास टेक्नोलॉजी लेकिन आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। मैं एहतशाम साहब की जानिब भी ये लेकर चलती हूँ पॉइंट। एहतशाम साहब, जिस तरह से अब हम देख रहे हैं इसकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ रही है, इससे बहुत से ममालिक जो है वो इस्तेफादा भी कर रहे हैं। डिजिटल करेंसी या वर्चुअल करेंसी जिसकी हम देख रहे हैं कि इस वक्त हाइप जो बनी हुई है, तो आपने समझते कि ये राइट टाइम है कि हम भी इस जानिब एंट्री मार लें? और वज़ीर ख़जाना की जो स्टेटमेंट है, इस पे आपको क्या लग रहा है कि कब तक इम्प्लीमेंटेशन के इम्कानात हैं और कितने क्या क्या चैलेंजेस क्या होंगे हमारे सामने? देखिए आमना, जो सब्सटैंशियल रिस्क है वो तो चौधरी साहब भी बता रहे हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पे आई है सामने, हुआ है कि 2010 में कारोबार शुरू हुआ। मुझे याद है 2021 में स्टेट बैंक ने बाकायदा एक ऑर्डर निकाला था। उस तक ये पीक पे काम चला गया था पाकिस्तान में। $20 बिलियन पाकिस्तानियों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, 20 बिलियन डॉलर। उस वक्त उन्होंने एक अपना ऑर्डर निकाला था जिसमें कहा था कि हमने किसी शख्स को या किसी अदारे को हमने ऑथराइज़ नहीं किया कि वो क्रिप्टो करेंसी का लेन देन का काम करे और या इसको किसी और पैमाने के तौर पे इस्तेमाल करे, एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल करे, बाई सेल के तौर पे इस्तेमाल करे। लेकिन अब सवाल है कि अब जिस अंदाज से प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए हैं, 4 साल तो हम ना देखें कारोबारी लोग हैं वो, और एलन मस्क का बड़ा जिक्र होता है। एलन मस्क का मुझे अच्छी तरह याद है, 3-4 साल पहले ये पाकिस्तान में जब बहुत उरूज पे आया था तो बड़ा पैसा लोगों ने लगाया। एलन मस्क ने इस वक्त एक बहुत बड़ी तकरीबन उस वक्त मेरा फिगर अगर मैं गलत नहीं हूँ, $10 बिलियन एकदम उन्होंने इसमें डाला था। तो उसके बाद इतनी तेज़ी के साथ ये करेंसी उठी थी। फिर आपने देखा चंद दिनों बाद, मुझे लगता है प्लान किया हुआ मामला था, उन्होंने वो पैसा अपना निकलवा लिया और धड़ाम से मार्केट नीचे आ गई। ये अकमल साहब सही कह रहे हैं कि इसमें आम आदमी को बड़ा नुकसान हुआ। और दूसरा हम देखें, लोग कहते हैं कि ये पेपर करेंसी के तौर पे क्रिप्टो करेंसी क्वालिफाई नहीं करते। अपने आप को क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी है कि आप स्टेट बैंक के रेगुलेशन हो। अगर स्टेट बैंक के रेगुलेशन आ जाएंगे, बाकायदा कवर मिल जाएगा, तो मेरा ख्याल है बहुत सी आसानी हो जाएगी। आज हम देख रहे हैं अमेरिका हो, सेंट्रल बैंक हो, यूरोपियन यूनियन हो, ये इसलिए इसमें आप देख लें कि इस पर अभी तक बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ और इजाज़त नहीं मिली, इसलिए कि इसको वो तस्लीम नहीं किया जा रहा। और फिर ये कि इसमें बहुत सारी बातें हैं रेगुलेट करने के लिए, किसको ऑथोराइज़ किया जाएगा, स्टेट बैंक कैसे देखेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्रीज को कैसे लेके जाएगी। हाँ, एक बात सही है कि इस वक्त अमेरिका की हुकूमत तो दोनों कारोबारी लोग हैं, ट्रंप साहब भी, एलन मस्क भी, तो लिहाजा ये फॉर द टाइम बीइंग चंद सालों के लिए तो ये काम जिसको कहते हैं उठता नज़र आ रहा है। अब देखने कि अल्टरनेट करेंसी के तौर पे इसकी एक्सेप्टेबिलिटी होती है क्या, इसको रेगुलेट करना, लीगलाइज करना कितना आसान होगा, लोग पैसा लगाएंगे। क्योंकि आमतौर पे आपने देखा हमना कि इस हवाले से बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ। पाकिस्तान में भी इस करेंसी का कारोबार जिन्होंने क्रिप्टो में किया, बहुत अरबों डॉलर का नुकसान। उसकी रीज़न यही है ना, कुछ लोगों ने रीज़न भी तो एहतशाम साहब ये है कि हमारे पास करेंसी का वो नॉलेज नहीं है, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग कम है हमारे लोगों को। बस जब वो देखते हैं कि एक शख्स क्रिप्टो करेंसी से अर्न कर रहा है तो फिर दूसरा उससे इंस्पायर होके, इन्फ्लुएंस होके वहाँ पे पैसे तो हम इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन विदाउट अंडरस्टैंडिंग के मार्केट में सब सिचुएशन के और मार्केट को अंडरस्टैंड क्या करने हैं, इसके अप्स एंड डाउन्स में। चौधरी साहब, ये कितना ज़रूरी है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होना और मार्केट की के हवाले से एजुकेशन होना, एजुकेट करना इस हवाले से? ना तो बात की बात है, सबसे पहले तो इसकी रेगुलेशन जो है ना वो बनाई जानी चाहिए, और ये रेगुलेशंस बनाना जो है ना वो बहुत बड़ा चैलेंज है। और जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि इसमें पाकिस्तान में इसमें जो ये अभी इलीगल है, अगर कोई भी क्रिप्टो का काम कर रहा है, किसी ने भी क्रिप्टो के हवाले से कोई ट्रांजेक्शन की है, तो मेरी अभी भी नॉलेज में है कि कई ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो की सिर्फ पेमेंट करने की बेसिस के ऊपर FIA ने उनको नोटिस जारी किए हुए हैं। तो ये आपके नाजरीन की अवेयरनेस के लिए कि अभी तक जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक क्रिप्टो का काम करना जो पाकिस्तान में लीगल नहीं है, और मेरे ख्याल में उस वक्त तक इसको लीगल तो बहुत सारे लोगों को जेल भी भेजा गया पाकिस्तान में इस हवाले से। जी, यही मैं कह रहा हूँ कि प्रॉपरली जो है ना, जब तक इसकी रेगुलेशंस नहीं बनती ना, उस वक्त तक किसी भी किस्म का क्रिप्टो का कारोबार करना मेरे ख्याल में बहुत बड़ा रिस्क होगा। पाकिस्तानी आवाम जो है ना ये तो अपने, लेकिन वजीर खजाना की जो स्टेटमेंट है, आपने चौधरी साहब समझते कि एक्सेप्टेंस है, ये उस जाने पहला कदम है लीगलाइज कराने, बिल्कुल पहला कदम है। और स्टेट बैंक हमने ये भी कह रहा है कि एसेट, इसका वर्चुअल एसेट काउंसिल भी एक बनाई जाएगी। अगर वो बना देते हैं तो फिर तो बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा। जी चौधरी साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। चौधरी अकमल साहब हमारे साथ मौजूद है, आती रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर अहम टॉपिक्स उन पर डिस्कस करें।
वेलकम बैक। पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर के हवाले से बात कर रहे हैं। अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली 90% मेडिकल डिवाइसेस इंपोर्ट की जाती हैं। अब ड्रैप ने मेडिकल डिवाइसेस की रजिस्ट्रेशन की तौसीह ख़त्म कर दी है, जिसके बायस अस्पतालों और लेबॉर्ट्रीज़ में सिरिंज से लेकर बड़ी मशीनों तक की किल्लत का खदशा बढ़ गया है। 2017 में हुकूमत ने मेडिकल डिवाइसेस की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी, मगर इसकी डेडलाइन बार बार तब्दील होती रही। पहले 2020, फिर 2023, फिर 2024 तक डेडलाइन में तौसीह की गई, मगर अब 2025 में भी हज़ारों तिब्बी आलात रजिस्ट्रेशन के बगैर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हेल्थ केयर डिवाइसेस एसोसिएशन के मुताबिक ये कौमी सेहत के बहरान में तब्दील हो सकता है। अगर मेडिकल डिवाइसेस इंपोर्ट करने की इजाज़त ना मिली तो सर्जरी और अहम तिब्बी प्रोसीजर्स रुक सकते हैं, जिससे मरीजों की जानें खतरे में पड़ जाएंगी। एसोसिएशन ने हुकूमत से ये मुतालबा किया कि रजिस्ट्रेशन टाइमलाइन में तौसीह दी जाए और मुस्तकिल हल निकाला जाए। मसले पर बात करते हैं। एहतशामुल हक साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है सीनियर वाइस चेयरमैन हेल्थ केयर डिवाइस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान शाहान इरशाद मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। शाहान, आपकी जानिब आ रहे हैं इस मसले को देख कर बेसिकली ये है क्या और कब से ये मसला दरपेश है? दूसरा ये कि हम जो देख रहे हैं कि इसमें डेडलाइंस दी गई हैं, तो रजिस्ट्रेशन क्यों ना हो सकी वक्त पर? अस्सलाम वालेकुम आमना, थैंक यू वेरी मच। आपने हेल्थ केयर डिवाइस एसोसिएशन की आवाज को अपने चैनल पे आपने हमें मौका दिया, इस मौके को आपके सामने रखने का, आवाम के सामने रखने का। अच्छा, जहां तक बात है कि इस जो ये क्राइसिस है ये किस वजह से आ रहा है और इसकी टाइमलाइंस के बाद क्यों अब तक ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं हो सका, तो पहले थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड इसका समझना होगा कि मेडिकल डिवाइसेस पाकिस्तान में एक कंप्लीटली नॉन रेगुलेटेड इंडस्ट्री थी 2017 से पहले। जब इसके अंदर मेडिकल डिवाइस रूल्स लाए गए तो ये जाहिर है रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन के जो प्रोसेस थे ड्राफ्ट के अंडर में, वो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल नए थे। हेल्थ केयर डिवाइस एसोसिएशन ने उसी वक्त से अपनी कोशिशें शुरू कर दी थी कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रोसेस है उसके हवाले से इंडस्ट्री और रेगुलेटर्स के बीच में गैप को ब्रिज अप किया जाए, लोगों के इस हवाले से जो उनकी ट्रेनिंग की जाए इस हवाले से, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के हवाले से, और हम इस सारे मामले में एक ब्रिज का किरदार अदा करें। अच्छा, तभी से हमने अपने मेंबर्स को मोटिवेट रखा कि इसके लिए वो टाइमली अपनी फाइल्स रजिस्ट्रेशन की जमा करवाएं, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज्यादा होती है और इसमें एम्बेसी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं और काफी सारी चीजें इसमें शामिल होती है, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छा खासा एक लेंथी डोजियर इसका बनता है, जिसको रिव्यू करने के लिए भी टाइम रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, दूसरी तरफ देखा जाए तो ड्रैग की स्पेशलिटी इस हवाले से, क्योंकि हमेशा से फार्मा का बैकग्राउंड रहा है, मेडिकल डिवाइस के लिए जाहिर है स्पेशल इवेल्युएशन करने वाले लोग ड्रैग में भी चाहिए थे, फिर शॉर्टेज ऑफ मैन पावर और काफी सारी ऐसी चीजें थी कि टाइमली ये सारा इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं अचीव हो सका। अच्छा, इसमें हमें एक चीज और कंसिडर करने की जो जरूरत है कि जो यूरोप वगैरह में जहाँ पे हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने वो सिर्फ अपने रेगुलेशन जब चेंज करने जाते हैं तो वो उसके लिए टाइमलाइंस बहुत ज्यादा देते हैं। जैसे 10 साल का अभी अगर वो यूरोप में एमडीडी से एमडीआर पे शिफ्ट हो रहे हैं तो उसके लिए 10 साल का अरसा उन्होंने दिया है। वो 2027-28 तक इस हवाले से उन्होंने टाइमलाइंस दी हुई है कंपनीज को कि वो उन रेगुलेशंस को पूरा करें, जबकि वो ऑलरेडी रेगुलेटेड थे। जबकि हमारे यहाँ थोड़ा सा प्लानिंग का फुकदान ये रहा कि एक नॉन रेगुलेटेड इंडस्ट्री को 3 साल की टाइमलाइंस दी गई, जबकि मेडिकल डिवाइस मिलियंस में होती हैं। ये मेडिकल डिवाइस 2, 4, 15 या 20 की क्वांटिटी में नहीं होती, बल्कि ये लाखों की तादाद में मेडिकल डिवाइस हैं जो हर हॉस्पिटल, लैब, ब्लड बैंक की रिक्वायरमेंट होती है और इसकी डिफरेंट क्लासेस होती हैं। तो इन सारे चैलेंजेस को निपटने के लिए, क्योंकि रेगुलेटर्स के पास चैलेंजेस उनके ड्रैफ्ट से इस हवाले से बात हुई, उनके नॉलेज में थे, ऑन बोर्ड लिया गया जब ये डेडलाइन जो उन्होंने दी थी उसके बाद जो अब तोसी नहीं की जा रही, रजिस्ट्रेशन की जो तोसी है वो ख़त्म कर दी गई है। इससे पहले आपके साथ बात हुई इस सिलसिले में, क्या कहा जा, उनका मौक़िफ़ क्या आ रहा है इस हवाले से? देखिए, होता ही है हमारे यहाँ पे आमतौर पे जो हमारी बदकिस्मती है कि जो इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये पॉलिसीज बनाते वक्त ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। जो मुशावरत हुई और जो चीजें हुई वो इम्प्लीमेंटेशन के बाद, रूल्स अनाउंस होने के बाद, उसके बाद जब हमने ऑन बोर्ड हमारे साथ आए, कुछ हमने निगोशिएशन की उसमें सिंप्लीफिकेशन के लिए या टाइमलाइंस के हवाले से, लेकिन ये वो टाइम था जब रूल्स ऑलरेडी आ चुके थे। जबकि होना ये चाहिए कि ऐसे तमाम जो स्ट्रेटेजिक तब्दीलियां हैं जो आप वर्क एनवायरनमेंट में लाना चाह रहे हैं, मार्केट में लाना चाह रहे हैं, इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो आपको इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स को, पॉलिसी मेकर्स को पहले ऑन बोर्ड लेना चाहिए इन तमाम चीजों के लिए। हालांकि हमारी एसोसिएशन के लेवल पे हमारी नुमाइंदगी
फेडरेशन में, FPCCI में भी हमारी कमेटीज मौजूद हैं, HDEP खुद एक एक्टिव इदारा है। तो अगर इस किस्म की पॉलिसी बनाते हुए अगर हमें ऑन बोर्ड लिया जाता तो शायद हम उसका एक बेहतर रोड मैप गवर्नमेंट को प्रपोज कर सकते थे, हुकूमत सेहत को हम इसमें मजीद बेहतर अपना। चलें, आई विल गेट बैक टू यू। एहतशाम साहब, आपका टेक इस पे कि ये जो सारा इशू है, एक तो अपार्ट फ्रॉम दिस इशू, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? एक चीज़ इसमें ऐड ऑन कीजिएगा, हम लोकली क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे ये जो मशीनरी है, डिवाइसेस हैं जो मेडिकल के लिए प्रोसीजर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसकी रीज़न क्या समझते हैं आप? हमने पहली तो बात यह है कि मेडिकल डिवाइसेस और तिब्बी आलात जो है ना, इनकी इंपोर्ट पे बेताशा पैसा खर्च होता है। एक वक्त था कि स्टेट बैंक से बाकायदा अगर कोई कंपनी इंपोर्ट करना चाहती थी वो कंपनियों को डॉलर की सूरत में पैसा भी दिया जाता था। अब क्योंकि हुकूमत ने बड़ी हद तक इसको फ्री कर दिया कि आप डॉलर ख़ुद खर्च करके अपनी चीज़ मंगवा सकते हैं और रिक्वायर्ड ड्यूटी आप पे करें जिन चीज़ों पे है तो वो आप मंगवा सकते हैं। हम ना पहली बात तो फौरी तौर पर तो ये ना कि इसकी ज़बरदस्त जो किल्लत पैदा होगी, इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि इसको रजिस्ट्रेशन को तोसी कर दी जाए और फिर इनके जिस तरह शान बात कर रहे हैं बैठ के उनसे तय करें कि भी कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। मेरा अपना ख्याल है कि ड्रैप में भी बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं। चंद साल पहले इतना अर्सा नहीं हुआ, उनके हेड को चेंज किया गया था, बड़े सीरियस नौयत के इल्ज़ाम भी लगे थे उन पर। अब सवाल ये है कि जी अगर इसमें हर जैसे अपनी दवाइयों की आप देख लें नई रजिस्ट्रेशन होती है, वहाँ पे भी मुझे पता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में किस तरह लोग जाते हैं, कितना पैसा खर्च होता है और कैसे वो अपनी नई दवा मंजूर करवाते हैं या दवाइयों की कीमत बढ़ानी होती है तो क्या किया जाता है। तो जब तक आप हाथ गर्म करते रहते हैं, मामला चलते रहते हैं, भुगतना आपको, मुझे और शाहान को पड़ता है जो आम लोग हैं। अब सवाल ये है कि जी फौरी तौर पे इन चीज़ों की जो ज़रूरत है, हुकूमत को चाहिए कि भी देखें अस्पतालों में अगर लोगों को तकलीफ़ होगी, ये डिवाइसेस नहीं होगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। आपने जो भी पेशेंट आते हैं उनके साथ क्या सलूक होगा। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को शॉर्ट टर्म में तो ये करना चाहिए कि फौरी तौर पर इन हालात की जो इंपोर्ट खोल दी जाए, रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दी जाए और पैसा खुद इंपोर्ट करेंगे जो मंगवाने वाले, पैसा खुद लगाएंगे डॉलर में, तो मेरा ख्याल है इस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर इसमें कोई कबातें हैं, कोई सुकम है, कोई मुश्किलात हैं तो डेफिनेटली फिर आप इनसे, आप इंडस्ट्री के लोग हैं, मिल के बैठ के हुकूमत कोई लायबल तय कर सकती है। जी आमना। शाहान, ड्रैप से सिलसिले में ऑब्वियसली आप लोगों की बातचीत चल रही होगी इस रजिस्ट्रेशन के हवाले से, उनकी जानिब से अब कहा क्या जा रहा है कि आगे क्या किया जाएगा? ऑब्वियसली ऐसे तो छोड़ा नहीं जा सकता इस मसले को, जो मामला हम देख रहे हैं, जैसे आपके प्रोसीजर्स रुक सकते हैं और उसके बाद जो मरीज़ हैं अस्पतालों में वो सफ़र करेंगे। तो किस तरह से देख रहे हैं आप इस मसले को आगे बढ़ते हुए? इस मामले को सेंसिटाइज करने के लिए ड्रैप से भी रब्ता कर लिया था और हमने उनको लेटर्स भी लिखे हैं इस हवाले से। तो हमें यही यकीन दहानी करवाई गई थी कि टाइमली इसकी जो एक्सटेंशन है, जो टाइमलाइन एक्सपायर हो रही है दिसंबर 2024 में, उनकी तौसी के लिए इंशाल्लाह वक्त से पहले कर दिया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये सारा प्रोसेस है ये इतना ज्यादा टाइम ले रहा है और 31 दिसंबर के बाद आज हम फरवरी के एंड में बैठे हैं और अभी भी ये सारा सिर्फ अपने प्रोसीजरल जो डिले इसमें आ रहा है, डिफरेंट अप्रूवल्स इन्वॉल्व हैं, इसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा ताखीर हो रही है। अच्छा, एहतशाम साहब ने जिस तरीके से कहा, मैं थोड़ा सा इस बात को मजीद एलाबोरेट करना चाहूंगा कि मेडिकल डिवाइसेस जो है ये इंतहाई अहम होती हैं इलाज के लिए। अगर आपके पास किसी इंसान के इलाज के लिए दवाइयां, अद्वियात मौजूद हों वाफिक मिकदार में मार्केट में, लेकिन मेडिकल डिवाइस के जरिए अगर आप उनकी तशखीस ना कर सकें, अब चाहे आपके पास MRI की मशीन हो, एक्सरे की हो या लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक्स के एनालाइजर्स हो या किट्स हो, आप जब तक मर्ज की तशखीस ना करें, आप मेडिकल डिवाइस के बगैर वो दवाई उस मरीज को नहीं दे सकते। अच्छा, इसके दूसरी तरफ आप देखा जाए तो कुछ मेडिसिन है जो इंजेक्शन की सूरत में होती है। आपके पास वो अद्वियात भी इंजेक्शन की सूरत में मौजूद हो, लेकिन उसको लगाने के लिए अगर आपके पास सिरिंजेस मौजूद नहीं है या इन्फ्यूजन पंप्स मौजूद नहीं है, तो मेडिकल डिवाइस के बगैर इलाज आप अद्वियात होते हुए भी मरीज को वो सहूलतें नहीं दे सकते। तो मेडिकल डिवाइस इलाज के पूरे प्रोसेस में इंतहाई अहमियत रखती हैं और इनकी शॉर्टेज की वजह से ना सिर्फ इलाज मुआलजे में, तशखीस में, बल्कि ब्लड बैंक्स जो ऑपरेशंस में, ब्लड बैंक्स में, क्योंकि सर्जिकल सूचर्स भी आपके होते हैं, डिस्पोजेबल्स आते हैं, वो तमाम चीजें मेडिकल डिवाइस में आती हैं। तो फौरी तौर पे लेकिन जहां जिस तरह अभी आपसे पूछ भी रही थी आमना कि ये जो लोकल इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती इन हालात की, चले बहुत सोफिस्टिकेटेड तो होंगे, उनके नहीं हो सकती क्योंकि इंपोर्ट करना पड़ता होगा, जो मामूली नौयत के हैं उसकी यहाँ पे आपके ख्याल में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती? देखिए, जो सादा मेडिकल डिवाइसेस हैं उसमें बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है और कुछ हद तक हो भी रही है।
सियालकोट में हमारे यहाँ सर्जिकल्स के कुछ आलात की फैक्ट्रीज मौजूद हैं। इसके अलावा हम एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे भी इस चीज के लिए कोशिश करते हैं कि जिन मेडिकल डिवाइस की लोकलाइजेशन पॉसिबल हो उसको हम कोशिश करते हैं कि प्रमोट करें, लोगों को इस टेक्नोलॉजी की तरफ लाएं। लेकिन देखिए ये बहुत लंबा सफर है, क्योंकि मेडिकल डिवाइस की रेगुलेशन, जैसे अब हमारे पास जो इस वक्त मेडिकल डिवाइस हम इंपोर्ट करते हैं उसमें मेजॉरिटी FDA अप्रूव्ड और CE मार्क्ड होती है। ये वो क्रेडेंशियल है जिनकी बुनियाद पर इन मेडिकल डिवाइस की क्वालिटी का तयन किया जाता है, क्योंकि इंसान की जिंदगी का दारोमदार होता है, ये ह्यूमन बॉडी से डायरेक्टली कांटेक्ट में आती हैं। कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो बॉडी के अंदर भी जाती हैं, जैसे कि आपके स्टंट्स वगैरह। तो जब इन सारी चीजों का इतनी हाई रिस्क फैक्टर होता है तो उनके लिए क्वालिटी को अश्योर करना भी जरूरी होता है। लेकिन सिरिंजेस वगैरह की किसी हद तक मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में हो रही है, कुछ सूचर्स की हो रही है, अभी कोविड के दिनों में वेंटिलेटर भी बनाए गए हैं और एक्सपोर्ट भी हो रहा है। शान, ये मेरा ख्याल है 4 बड़े सेक्टर में हमारे सर्जिकल गुड जो है ना, इनकी एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे वैल्यू एडिशन तो हो सकती है। का सेक्टर इसमें बहुत काम कर रहा है एक्सपोर्ट के हवाले से। बिल्कुल ठीक। तो फिर यहाँ पर तो कमी का होना, फिर ये भी एक क्वेश्चन है अपनी जगह पर कि अगर यहाँ पर इस मैन्युफैक्चरिंग एक जी बात ये है कि हम सिर्फ कुछ नौइयत की मेडिकल डिवाइस यहाँ बना सकते हैं इस वक्त, लेकिन मेडिकल डिवाइस अपनी नौइयत में लाखों की तादाद में है। अब आप सोचें टंग डिप्रेसर से लेके MRI मशीन के दरमियान लाखों मेडिकल डिवाइसेस आती हैं और हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। अब देखिए हमारे इदारों के पास इस वक्त इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जो FDA अप्रूव्ड CE मार्क मेडिकल डिवाइसेस इंपोर्ट हो रही हैं उन्हीं को रेगुलेट हम टाइमली कर सकें। तो जाहिर है जो चीजें फिर हमारे यहाँ अगर ये प्रोडक्शन पे जाएगी तो उसकी क्वालिटी एश्योरेंस एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये एक बड़ा क्राइसिस है और हम यही उम्मीद करते हैं कि ड्रैप इस मसले को फौरी तौर पर देखे और इसका हल फौरी निकाला जाए, ताकि जो हम देख रहे हैं कि जो कमी पाई जा रही है जिसकी वजह से कई ऐसे मरीज़ हैं जिनके इलाज रुक सकते हैं, जाने खतरे में पड़ सकती हैं। बहुत शुक्रिया शाहान हमारे साथ मौजूद थे, तशामुल हक साहब भी मौजूद थे इस सेगमेंट में बात करने के लिए। ब्रेक के बाद क्रिकेट पर कुछ बात हो जाए। वेलकम बैक। चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लेते हैं नाजरीन। पाकिस्तान क्रिकेट का ख्वाब चकनाचूर हो चुका है। अगर मगर के सहारे खड़े सपनों का महल ज़मीन बोस हो गए। पाकिस्तानी शायकीन की सारी उम्मीदें न्यूजीलैंड के हारने से जुड़ी थीं, लेकिन इन उम्मीदों पर फिर पानी पड़ गया। न्यूजीलैंड की शानदार जीत ने हम देख रहे हैं कि सेमीफाइनल के लिए पाकिस्तान के जो दरवाजे थे वो बंद कर दिए हमेशा के लिए। अब ना अगर है ना मगर, बस बाहर का रास्ता है। और दिफाई चैंपियन और मेज़बान टीम पाकिस्तान है जो इवेंट के पहले ही राउंड में क्लीन बोल्ड हो गई है। ऐसे में हम देख रहे हैं हर जगह से जहां रिएक्शन आ रहा है, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी रिएक्ट किया है और धमाका खेज मशवरा ये दिया है कि नाकिस कारकर्दगी पर कौमी टीम को 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया जाए। टिसोरी साहब कहते हैं कि अच्छी टीम तनकीद से नहीं अच्छे फैसलों से बनती है। मगर सवाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल अब क्या है? क्या हम सिर्फ अगर मगर में जीत के ख्वाब देखते रहेंगे या हकीकत का सामना करते हुए कोई सख्त फैसला लेंगे? इसी पर बात करते हैं। फवाद मुस्तफ़ा साहब क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फवाद साहब, वक्त निकाला आपने। अभी हम देख रहे हैं सभी लोग इस मामले में काफ़ी बरहमी का इजहार कर रहे हैं। लोगों के दिल भी टूटे हैं, वो इतने टूट के अब तो हम थोड़े वैसे आदी भी हो चुके हुए हैं। लेकिन अब आगे वे फॉरवर्ड किया। दूसरा ये कि ये जो हम देख रहे हैं कामरान साहब का, पहले मैं शॉर्टली इस पर कॉमेंट कर दीजिएगा। ये जो कह रहे हैं कि 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया जाए, कुछ ऐसा वैसा आपको लग रहा है कि कोई सख्त फैसला होगा? मुअत्तल तो नहीं, लेकिन कुछ सख्त फैसला होगा। जी, मुझे अफसोस ये होता है कि हमारा सारा नजला क्रिकेट और क्रिकेटर्स पे उतरता है। क्रिकेट भी जो है हमारे माशरे की अक्कासी करती है, तो अगर मुअत्तली पे बात हो गई तो पता नहीं कौन कौन कहाँ मुअत्तल हो जाएगा। मैं बिल्कुल अग्री इस बात पे करता हूँ एज अ क्रिकेट एनालिस्ट कि बहुत ज़्यादा बेहतरी आनी चाहिए, चीज़ों पे बात होनी चाहिए। लेकिन हम करप्शन में 180 ममालिक की जो फहरिस्त है, इंडेक्स है, उसमें 135 नंबर पे आते हैं और उसमें हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि ईमानदारी से टीम सेलेक्ट हो जाए। मेरी भी ख्वाहिश है ईमानदारी से टीम सेलेक्ट हो जाए, बट मैं अभी भी आपको बड़े दिल के साथ ये बात कह दूं कि माशरे के आप किसी भी शोबे को उठा लें, अभी भी जितना मेरिट क्रिकेट में है शायद बाकी जगहों पे नहीं है, जो मैं बड़े दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ। तो इस बात पे तो मैं ये बात कह दूं। बाकी आपने कहा कि वे फॉरवर्ड क्या है, वो मुझे ये लगता है कि जिस सर्जरी की बात हो रही थी जब हम USA से हारे थे, तो अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो टीम के हवाले से चीजें होने जा रही हैं। अच्छा। जिसकी शुरुआत शायद न्यूजीलैंड की सीरीज है। ये आपकी खबर है या आपका तज्जिया? जी, खबर और तज्जिया दोनों ही समझ लें आप। ठीक।
खबर और तज्जिया ही समझ लें, तज्जिया भी है और खबर भी उससे रिलेटेड ही होती है क्योंकि कुछ चीजें नजर आ रही होती हैं। और ये जो सर्जरी है फवाद साहब, ये टीम तक महदूद रहेगी जैसे आप बात भी कर रहे थे, या मैनेजमेंट की जाने भी आएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट शायकीन हैं, वो बड़ी तनकीद कर रहे हैं टीम सिलेक्शन पे, टीम मैनेजमेंट पे, कि इनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये भी जवाब दें। जी ऑब्वियसली वो भी होनी चाहिए, बट फिलवक्त मुझे मैनेजमेंट के हवाले से इतना अंदाजा नहीं है कि क्या होने जा रहा है। लेकिन ये जरूर पता है कि T20 में एक अब नई टीम के तौर पे, वनडे में तो शायद चेंजेस इतनी ना हो, लेकिन T20 से स्टार्ट हो रहा है। ये जो न्यूजीलैंड में अगले माह 13 मार्च से जो सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें 5 T20 हैं, 3 ODI हैं, तो उस T20 में शायद बाबर आजम भी ना हो, जो बहुत बड़ी खबर है। और हो सकता है कप्तान मोहम्मद रिजवान भी उस टीम का हिस्सा ना हो। बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी सवाल हैं, नसीम शाह पे सवाल है और बहुत सौ पे है। इसी तरह कुछ नए लड़के हैं जो पहले भी शुरुआत कर चुके हैं। अब्बास आफरीदी हो गए, जहादात खान हो गए, इनके आने का सुनने में आ रहा है। इरफान नियाजी की वापसी हो रही है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होने जा रही हैं। साइम और फखर के हवाले से देखा जा रहा है कि उनकी फिटनेस कैसी है, अगर वो फिट हुए तो वो इस टीम का हिस्सा होंगे। तो ये तो चीजें सुनने में आ रही हैं, क्योंकि लम्हा ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया फवाद साहब? ये ट्राई सीरीज में भी सिचुएशन हमने देख ली थी और सब लोगों को पता था कि क्या कौन कौन से खिलाड़ी, मतलब आम लोग भी हम देख रहे थे कि वो कह रहे थे इन खिलाड़ियों को रख ली जाए तो शायद हम परफॉर्म कर पाएं, लेकिन हमने, हमारी जो सिलेक्शन है उसने हमें सबको हैरान कर दिया। और दूसरी चीज़ ये कि जब हम सर्जरी की बात कर रहे थे, उसके बाद हमने देखा कि साउथ अफ्रीका में और जो हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, वो वाली टीम, उस टीम को क्या हुआ? वो टीम लेकर हम आगे क्यों नहीं चले? चैंपियंस ट्रॉफी जैसे एक बड़ी चीज़ जिसको हम होस्ट करने जा रहे थे, इतनी देर बाद हमें मौका मिला था, उसमें हमने तैयारी नहीं की, लेकिन हमने बाद में के लिए तैयारी रख ली है। तो आपने लगता है कि बहुत देर कर दी, मेहरबान आते ये वाले मामला हैं। देखिए आमना, एक तो ये वनडे इवेंट है, तो वनडे में मुझे नहीं लग रहा है सच कोई इतनी जल्दी चेंजेस आ रही। मैं T20 की बात कर रहा हूँ कि T20 से स्टार्ट लिया जा रहा है। पहले T20 में इन यंगस्टर्स को चांस दिया जाएगा। इनके लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड को के अगेंस्ट न्यूजीलैंड में खेलना कोई आसान नहीं होगा। और होता यही है कि जब यंगस्टर्स आते हैं फिर आपको एक हार का लगातार सिलसिला शुरू हो जाता है, जो अभी भी है लेकिन उतना उस तरीके से नहीं है। तो फिर हमारी तरफ से भी तनकीद आती है और बदकिस्मती सब हो ये रहा है कि जितने बड़े प्लेयर्स हैं उनकी अपनी अपनी मार्केटिंग एजेंसीज भी हैं, वो भी एक प्रेशर डाल रही होती है। तो हमें बड़ा कंसिस्टेंटली अगर ये चेंजेस होती हैं तो उसको देख के और उसको हमने सपोर्ट करना होगा कि चीजें किस तरफ। साथ साथ मुझे लगता है कि जो आपने बातें की उसमें एक चीज जरूर बताऊं कि हमारी बेंच स्ट्रांग नहीं है, हमारे पास बैकअप नहीं है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के 5 से 6 प्लेयर एक्सपीरियंस प्लेयर निकल गए और उनकी टीम पता ही नहीं चला आके और उसने इंग्लैंड को जिस तरह से शिकस्त दी, तो वो सिस्टम की कामयाबी थी। सिस्टम हमारे यहाँ कभी भी नहीं रहा, बदकिस्मती से, क्योंकि हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते। हमने एक तरीका कार नहीं बनाया जिसके थ्रू सिलेक्शन हो। हमारे यहाँ हम PSL से टेस्ट क्रिकेटर बना देते हैं, PSL से वनडे में भी ले आते हैं। हमने डोमेस्टिक क्रिकेट को, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, कभी भी सही मायनों में इज्जत नहीं दी कि हम एक क्राइटेरिया तय करें जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बट मुझे लगता है कि ये चेंजेस, जो बड़ी चेंजेस होने जा रही है, कि शायद T20 में बाबर और रिजवान का ना होना ये एक बहुत बड़ी चेंज होगी। हो सकता है आपका नया कप्तान मुस्तकिल तौर पे शायद सलमान अली आगा आ जाए या कोई और आ जाए। तो ये सारी चीजें T20 में हो रही है, बट वनडे में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली होंगी। लेकिन हाँ, फिटनेस भी जो खिलाड़ियों की है उस पर भी ठीक ठाक बात हुई है, क्योंकि अभी भी जो टीम में लड़के खेल रहे हैं वो मुकम्मल तौर पे फिट नहीं है। तो किसी तरह मुझे लगता है चैंपियंस ट्रॉफी में एक कोशिश थी कि जी ये एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इनके साथ चला जाए, आगे बढ़ा जाए। शायद तो बहुत ज्यादा बोर्ड ने उन्हें एक तो उन पे भरोसा किया और उन्हें खुल के खेलने का और मनमानी करने का मौका भी दिया। साथ साथ आपने मैनेजमेंट का कहा, तो मैनेजमेंट का भी यू नेवर नो कि क्या चेंज आ जाए, कौन हट जाए, कौन रह जाए। दूसरा एक और चीज जो मुझे सुनने में आ रही है, देखने में आ रही है, कि वो जो एक मेंटोर्स 5 लिए गए थे, उनके साथ 5 टीमें बनाई थी, वो सिलसिला भी शायद मुझे लगता है ज्यादा अरसे चल नहीं पाएगा।
तो सवाल उस पर भी उठ गया है कि शायद उन मेंटोर्स को भी, क्योंकि वजह ये हुई है कि टीवी पे जब तनकीद हुई तो उन मेंटोर्स ने भी तनकीद की जो इस सिस्टम का हिस्सा थे, तो बहुत से लोगों ने ये भी सवाल उठा दिया कि भाई वो बोर्ड उन्हें पैसे भी दे रहा है, बोर्ड के साथ काम भी कर रहे हैं, वो क्रिकेट सही करने आए थे और वो तो यहाँ उल्टा दूसरा टेलीविजन पे डिफरेंट बैठ के वो उसी सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये चीजें लग रही हैं जो पिछले अगले एक से लेट्स सी इन चीजों से फर्क पड़ता है या हम टीम मैनेजमेंट के बारे में भी कुछ सोचें और उनसे भी जवाबदेही होनी चाहिए कि ये जो मामला थे सिलेक्शन के, ये किस तरह से किए गए। बिल्कुल जवाबदेही होनी चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर व्हाट्सएप। और उनकी खबर भी है कि जी T20 टीम में बहुत सी चेंजेस आने वाले दिनों में देखी जाएंगी और उनमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे नाम भी शायद ना हो इस टीम का हिस्सा। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है एंड वी होप कि चीज़ें बेहतरी की जानिब जाएं। हमारी स्पोर्ट के साथ जो एफिलिएशन है, ख़ास तौर पे क्रिकेट के साथ, स्पोर्ट के साथ तो नहीं हम कहेंगे, बाकी स्पोर्ट को शायद इस तरह से अगर सपोर्ट करते तो शायद रिजल्ट्स आज डिफरेंट होते। आगे बढ़ते हैं और जाते हुए हमसाया मुल्क भारत की बात कर लेते हैं। जब से मोदी और बीजेपी के हाथ इक़्तिदार लगा नाजरीन, दुनिया में हर बुरे काम का खुरा भारत तक ही जा पहुंचता है। शाइनिंग इंडिया का शोर मचाकर दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हकीकत झूठ के पर्दे में कब तक छुप सकती है। अब भारत के काले करतूत दुनिया पर अया होने लगे। दुनिया जान चुकी है कि इंतहा पसंदी के लिए बदनाम हिंदुस्तान अब आलमी मंशियात स्मगलिंग का गढ़ भी बन चुका है। जर्मन न्यूज़ एजेंसी DW और UN की रिपोर्ट्स ने भारत की बैनुल-अक़वामी मनशियात स्मगलिंग का पोल खोल के रख दिया है, जिसके मुताबिक म्यांमार, वस्ती अमरीका और अफ्रीका तक भारतीय मनशियात की तरसील तबाही फैला रही है। UN की एंटी ड्रग एजेंसी ने भारत को वस्ती अफ्रीका में भी गैर कानूनी मनशियात सप्लाई में मुलव्वस करार दिया है। अद्वियात की आड़ में मनशियात के भारतीय धंधे पर BBC की रिपोर्ट में भी होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं, जिसके मुताबिक नाइजीरिया में 40 लाख से ज़ायद अफराद भारत से स्मगल शुदा अफ्यूनी दवा ट्रामाडोल के आदी बन चुके हैं। नाइजीरियन हुकूमत ने 2018 में इस पर पाबंदी लगा दी थी, मगर इसकी स्मगलिंग आज भी जारी है। भारतीय दवासाज कंपनी एवियो के डायरेक्टर विनोद शर्मा ने तस्दीक की है कि अद्वियात की आड़ लेकर मनशियात स्मगल की जा रही हैं, जिसमें भारतीय हुकाम भी मुलव्वस हैं। तो अब सवाल ये है, आलमी बरादरी इस पर, इनके इन काले करतूतों पर खामोश रहेगी या इस पर कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी? ये सवाल हम आपके हवाले किए जाते हैं। दिनों में देखेंगे कि इस पर रिस्पॉन्स क्या आता है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।